रामसे ने जो अपना क्रिएट किया था, अपना स्टाइल, अपना पर्सोना, एक जो छाप छोड़ी थी ना, वो 40-50 साल के बाद भी आज कायम है। कि वीराना कितने बार अभी भी आती है चैनल्स पर, बिल्कुल। तो लोग देखते रहते हैं, पसंद करते हैं। सातों भाई सब प्रोडक्शन के एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे। जिस बजट में हम फिल्म बनाते थे, आज तो उसमें एक सीन की शूट भी नहीं होती हो। हॉरर में ये भी था कि अगर आप बड़े आर्टिस्ट लो तो फिर वो हॉरर वहां पर जस्टिफाई नहीं होता। हाँ, इमेज उनकी। करेक्ट। ऑफिस में आ गए तो जब दरवाजा खुला तो 5-6 आदमी लोग तो पहले उनको ऐसा देख के मतलब वहीं पर रुक गए। हाँ। क्योंकि ऐसा जाइगेंटिक फिगर किसी ने देखा नहीं था। तो आज भी मैं जब भी सोता हूँ, हाँ। बड़ा हो गया हूँ लेकिन आज भी सोता हूँ तो वो कभी कभी वो होता है कि अच्छा, वो उनका तस्वीर रिफ्लेक्शन आती आ है। जाता है, कभी चेहरा आ जाता है, तो नींद नहीं आती रात में। तो रामसेस का वही एक फंडा था कि द फेसेस शुड बी गुड, दे शुड लुक लाइक अ हीरो हीरोइन। ये नहीं लगे कि किसको उठा के फिल्म बनाई है आपने। हम ये कहें कि अक्षय कुमार को खिलाड़ी का नाम दिया हुआ केशु रामसे का है तो गलत नहीं होगा मेरे ख्याल में। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। नॉट ओनली डिड रामसेस ने हॉरर लाया, बट रामसे ने खिलाड़ी सीरीज और खाकी जैसी फिल्म भी दी है। हॉरर एज अ जॉनर, उसमें वायलेंस तो होता ही था, भूत होता था, लार्जर देन लाइफ होता था। तो आप कह सकते हैं कि एडल्ट जो सर्टिफिकेट मिलता था उसका थोड़ा सा हमने और फायदा भी उठाया। रामसेस की अगर आप फिल्में देखें ना, तो उसमें क्या था कि हर चीज का मसाला था। सिर्फ हॉरर ये नहीं था कि खाली सेक्स भर दिया, हॉरर भर दिया। पब्लिसिटी स्टंट आप कह लो, या डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा था कि कोई भी जो अब बंदा रात को दरवाजा थिएटर में अकेले देख लेगा, हाँ वो 10,000 ले जाएगा। हाँ। या तो फिर उसके लिए एम्बुलेंस हमने बाहर रखी है। वीराना का है, कई सालों से चल रहा है क्योंकि हर कोई चाहता है कि रीमेक बने। उस समय कुछ VFX वगैरह तो कुछ थे ही नहीं। हाँ। जो खेल था वो टेबल का खेल था। रामसेस वाज एन इंस्टीट्यूशन इन इटसेल्फ, जिन्होंने लोगों को आगे चल के सिखाया। अभी से कंपैरिजन में अगर करें तो कि मुझे लगता है कि अभी भी माने वो डर नहीं पैदा हो पा रहा है। हाँ। वो खौफ नहीं नजर आ रहा है। मैं कहूँगा स्त्री वाज अ फैब्युलस फिल्म, बट इट वाज अ डिफरेंट जॉनर। स्त्री इज अ हॉरर कॉमेडी। बस एक ही मकसद है कि ऑडियंस को डराओ, हाँ। उनको इतना घबरा दो कि बाकी वो सब भूल जाए। अच्छा। एंड ये रामसेस बेहद परफेक्टली करते थे। मैं खाली इतना ही कहूँगा कि अगर मर्सिडीज का ब्रांड है जो बेहतरीन गाड़ियाँ बनाती है, तो रामसे का ब्रांड है जो बेस्ट फिल्में बनाते हैं और हॉरर फिल्में बनाते हैं। चूंकि फतेह चंद राम सिंघानी का नाम लेने में अंग्रेज़ों को दिक्कत होती थी, इसलिए उन्होंने राम सिंघानी को राम से कर दिया। और राम से, वही राम से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हॉरर जॉनर के लिए ब्रांड बन गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राम से ब्रदर्स की, जिन्होंने एक से बढ़कर एक डरावनी फिल्में दी हैं। हमारे साथ राम से ब्रदर्स के दो चिराग मौजूद हैं, अमित राम से और दीपक राम से। हेलो, थैंक यू स्वागत सो है आप मच दोनों का। इकबाल भाई, थैंक यू। सबसे पहले बताइए कि राम से ब्रदर्स का बहुत बड़ा नाम है हॉरर जॉनर में। क्या चल रहा है इन दिनों हॉरर जॉनर की को किस तरह से आप देख रहे हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में? हॉरर जिस तरह पहले हम लोग बनाते थे, जिस तरह बजट पे हम बनाते थे, वैसे नहीं बन रहा है अब। अच्छा। बहुत चेंजेस आ गए हैं इन टर्म्स ऑफ पहले तो बजट्स, मतलब जो जिस बजट में हम फिल्म बनाते थे, आज तो उसमें एक सीन की शूट भी नहीं होती होगी। अरे बाप रे। तो बजट्स हैव गॉन क्रेजी, और स्पेशल इफेक्ट्स बहुत बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। और बस ये कहूँगा कि हॉरर इज़ गॉट अ वेरी बिग ब्राइट फ्यूचर, एंड ये तो बस शुरुआत है अब। अमित, आप तो जर्नलिस्ट भी रहे हैं, आपने और भी हॉरर फिल्में देखी हैं अपने दौर में बनते हुए। बिल्कुल। किस तरह से बदलते हुए देखा आपने? पिता, फादर, चाचा जी लोगों को देखा बनाते हुए, अब लोगों को बनाते हुए देख रहे हैं। आप क्या बदलाव देख रहे हैं? बदलाव काफ़ी आ गया है, लेकिन मैं क्या कहूँ आपको, अभी भी मैंने जो इतना क्रेज़ है रामसेस का, जो वीराना का पुराना मंदिर और इतनी सारी फिल्में, उस ज़माने में मैंने टेक्नोलॉजी वैसी नहीं थी जब हम बनाते थे फिल्में, और अभी जो है टेक्नोलॉजी एकदम बदल चुकी है, सब मॉडर्न हो गया है, काफ़ी चीज़ें आ गई है। तो लेकिन फिर भी लोग इतना पसंद करते हैं। लाइक अभी भी जो लोग हैं बोलते हैं कि वीराना का बताइए कि मैंने कि वीराना कितने बार अभी भी आती है चैनल्स पर, बिल्कुल। तो लोग देखते रहते हैं, पसंद करते हैं। अभी की भी फिल्में भी अच्छी है, कि ये नहीं कहूँगा कि अभी के जो मेकर्स है वो बराबर से बना नहीं पा रहे या मैच नहीं कर पा रहे।
दे आर डूइंग अ गुड जॉब आई फील। बट मैं कहूँगा जो मार्क हमारी फिल्मों ने छोड़ा है, जी, अगर आप वीराना की बात कर लें या पुराना मंदिर की बात कर लें या उससे पहले जो बनी थी दरवाज़ा और दो गज ज़मीन के नीचे, तो आज भी लोगों को 30-40 साल के बाद याद है बिल्कुल। कि वो कैसी फिल्में थी और कैसे वो घबरा जाते थे और कैसे वो थिएटर में वो एक्सपीरियंसेस वो अब तक नहीं भूलते। मुझे नहीं लगता कि आज की फिल्म देखने के बाद कोई 40 साल के बाद बोलेगा कि मुझे वो फिल्म याद है। ये बात तो आप सही करें, मैं तो आपसे जो सहमत हूं यहाँ रामसे ने जो अपना क्रिएट किया था, अपना स्टाइल, अपना पर्सोना, एक जो छाप छोड़ी थी ना, वो 40-50 साल के बाद भी आज कायम है और मैं कहूँगा पीपल स्टिल टॉक अबाउट इट। आप साथ जुड़े रहे हैं अपने फादर के, या आपके चाचा साथ भाई थे जी। आप बताएं कि किस तरह से ये फिल्में बनती थी, किस तरह से, अभी आपने बजट की बात की कि जितने बजट में फिल्म बन जाती थी उतना बजट में एक सीन शूट होता है। करेक्ट। थोड़ा सा उस पर अगर आप बात करें। हमारी जो फिल्म थी, फिल्में बनती थी, वो पहले तो सातों भाई सब प्रोडक्शन के एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे। अच्छा। 2 भाई डायरेक्टर थे, एक भाई प्रोड्यूसर और राइटर था, एक भाई फुल फ्लेज्ड कैमरामैन विद मतलब विजुअल इफेक्ट्स का मास्टर था, एक भाई एडिटर था और एक भाई साउंड इंजीनियर था, जो आज आप साउंड इंजीनियर कहते हैं। तो ये फुल फिल्म मेकिंग का जो पूरा डिपार्टमेंट है वो इन हाउस था। तो कोई बाहर से टेक्नीशियन नहीं आता था एक्सेप्ट असिस्टेंट डायरेक्टर्स, स्पॉट बॉयज वगैरह। वो छोटा सा यूनिट हम बना के, एक बस रुकती थी घर के नीचे, वहाँ पर 40-45 लोगों को घर बस में डालते थे। ओके। सब आर्टिस्टों का कपड़ा, मेकअप सब वहाँ से जाता था और वो बस चलती थी महाबलेश्वर के लिए। ठीक है। 6-8 घंटे के बाद महाबलेश्वर पहुँच जाती थी। वहाँ पर एक हमारी फेवरेट होटल थी, होटल अनारकली, महाबलेश्वर में। जी, महाबलेश्वर में। उस पूरी होटल को ऑफ सीजन में हम बुक करते थे 30-35 दिन के लिए, और स्टार्ट टू फिनिश रोज शूटिंग होती थी। जब तक कि वो फिल्म कंप्लीट नहीं होती थी, दादा FU रामसे जी बोलते थे कि आपको वापस नहीं जाना है, फिल्म कंप्लीट करके ही लेके जाना है। अच्छा। तो वैसे हमारी फिल्म बनती थी। तो आपके दादाजी जी रामचंदानी साहब, वो तो फिल्मों में नहीं थे जी वो कैसे आए फिल्मों में, और किस तरह से उन्होंने अपने बेटों को ट्रेनिंग कुछ दी? जी। एक्चुअली वो हमारा जो पहले बिजनेस था वो रेडियोज, गारमेंट्स, काफ़ी चीज़ों में मतलब हम घुसे हुए थे। बिकॉज इनिशियली वी केम फ्रॉम अनडिवाइडेड इंडिया, वी केम फ्रॉम पाकिस्तान। जी। तो तब यहाँ पर आके सेटअप जब हुआ तो दादाजी को बहुत इंटरेस्ट था फिल्मों का। तो उन्होंने 1-2 फिल्मों में हाथ भी डाला, हिस्टोरिकल फिल्म थी, लेकिन प्रोड्यूस किया उनको, हाँ, जी, पैसे फंड किए थे। पैसे फंड किए थे, लेकिन उनको लगा कि जब तक अपना कोई बेटा, अपना कोई मतलब हाँ। क्योंकि बाहर वाले हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी डिमांड कर सकते हैं। तो उनको लगा कि ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, लेकिन मैं अपने बेटों को ट्रेन करूं और उनको हर एक बेटे को एक ऐसे मकाम पे पहुंचाऊं कि वो अपने डिपार्टमेंट का हेड बने। वाह। तो दादाजी ने 7 बेटों को लेकर कश्मीर गए। एक उस टाइम पे बहुत पॉपुलर बुक थी जोसेफ वी मैसेली की, 5 C's ऑफ सिनेमेटोग्राफी। जी। वो किताब को लेके, वो 7 बेटों को लेके कश्मीर 1-1.5 महीना गए और वहाँ पर उनको ट्रेनिंग दी। कैसे छोटे छोटे चीज़ें, फिल्म की डिस्कशंस, ये वो एक्टिंग की चीज़ें, साउंड रिकॉर्डिंग की चीज़ें, कैमरा कैसा, कैमरा एंगल्स कैसे, पूरी ट्रेनिंग देने के बाद जो जिसको बोलते थियोरेटिकल ट्रेनिंग, पूरी थियोरी समझा के वो दादाजी वापस लेकर आए। ठीक है। फिर इन्होंने बोला कि अब तुम जाके फिल्म बनाओ, प्रैक्टिकल काम करो, देखो कैसे बनती है फिल्म। वाह। और फिर पहली फिल्म बनी। जी, पहली फिल्म बनी, लेकिन वो फिल्म हॉरर नहीं थी। वो फिल्म चली भी कम जी। लेकिन उसमें एक सीन था जी। जिसमें पृथ्वीराज कपूर म्यूजियम में जाके चोरी करता है। अच्छा। लेकिन उसने एक हॉरर मास्क पहना होता है क्योंकि उसके अपना चेहरा दिखाना नहीं होता है। तो वो फिल्म तो नहीं चली, लेकिन वो सीन हिट हो गया। तुलसी जी और श्याम जी जाकर ऑडियंस के साथ हमेशा देखते थे कि पिक्चर में कि क्या रिएक्शन है। ऑडियंस के बीच में जाके बैठ जाते थे लास्ट शो में। तो उनको लगा कि ये सीन के बाद फिर थिएटर थोड़ा सा खाली हो जाता था। अच्छा। फिर दूसरे शो में यही होता था कि ये सीन जो है उसके लिए लोग मतलब वाह वाह करके एक्सप्रेशन, रिएक्शन देके चले जाते थे। अच्छा। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना इसी जॉनर पे, इसी हॉरर के थीम को लेकर एक फुल फ्लेज्ड हॉरर फिल्म बनाई जाए। ठीक है। और वहाँ पर जन्म हुआ 2 गज ज़मीन के नीचे का।
उस फिल्म का नाम याद है जो अभी आप जिक्र कर रहे थे? उस फिल्म का नाम था एक नन्ही मुन्नी लड़की थी। ओके। पृथ्वीराज कपूर जी का म्यूजियम में चोरी करने वाला सीन, जिसमें उन्होंने हॉरर मुखौटा पहना था। वहाँ से आइडिया आया कि हॉरर फिल्म बनानी चाहिए। जी जी। वाह क्या बात। अभी दीपक बता रहे थे सातों भाइयों को ट्रेनिंग दी और एक हॉरर का जॉनर शुरू हुआ है। जी आपके एक चचा थे जी जिनको हॉरर से बाद में लगाव कम हो गया, कहें वो दूसरी तरफ एक्शन फिल्मों की तरफ चले गए, केशू रामसे साहब। जी बिल्कुल, वो भी साथ में ही जुड़े हुए थे। तो उन्होंने भी पहले जो थे दादाजी के साथ में, ऑल द 7 ब्रदर जितने भी सातों भाई साथ में ही थे। हाँ। तो उनका थोड़ा सा उनको लगा कि मैं क्यों नहीं एक्शन भी ट्राई करूं। अच्छा। तो उन्होंने अक्षय कुमार के साथ में करीबन 19 फिल्में बनाई। सौगंध और सारी खिलाड़ीज अच्छा। उन्होंने बनाई। ये चारों खिलाड़ीज, मिस्टर मिस खिलाड़ी, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, खाकी। तो अक्षय के साथ में उनका एक बहुत ही ज़बरदस्त स्क्रीन पर रहा और एक्शन। हम ये कहें कि अक्षय कुमार को खिलाड़ी का नाम दिया हुआ केशू रामसे का है तो गलत नहीं होगा मेरे ख्याल में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने जितनी खिलाड़ी बनाए अक्षय के साथ में, वो किसी ने नहीं बनाए आज तक। अच्छा। और वो जो खिलाड़ी से उसका क्रेज़ अभी भी बहुत है। बिल्कुल। कि उसमें अंडरटेकर और ये सारी चीज़ें, माने लोग अभी भी जब भी आती है वो। तो आप ज़्यादा शूटिंग पे किस में मजा करते थे अगर कभी जाते थे, हॉरर वाले पे या अक्षय कुमार वाले पे? मैं दोनों शूटिंग एंजॉय करता था। हाँ। कि जी हॉरर शो की शूटिंग में दीपक को देखने जाता था, दीपक किस तरह से डायरेक्शन कर रहे हैं। हाँ। कभी एक बार मैं जा रहा था अपना मेट्रो थिएटर के यहाँ पर दोस्त के साथ में, तो मैंने देखा खाकी का बोर्ड लगा हुआ है। अच्छा। तो मैंने मेरे दोस्त को कहा कि ये तो मेरे अंकल की पिक्चर है। हाँ। केशू रामसे की। तो बोला अरे हो नहीं सकती है, आप लोग तो हॉरर बनाते हो। अच्छा। ये खाकी क्यों बनाएंगे? हाँ। तो मैं बोला नहीं नहीं है ये। तो मैं गया शूट में, उसको लेकर के गया। अच्छा। तो अंकल ने फिर बुलाया अंदर। तो शूटिंग चालू थी, अक्षय कुमार, अजय देवगन, एक्शन सीक्वेंस चालू था खाकी का। मतलब लोगों को यकीन नहीं होता था कि रामसे ब्रदर हॉरर के अलावा कुछ बना सकते हैं। जी बिल्कुल। और केशू जी का क्या था ना, वो बिगनिंग से उनको हॉरर में इतनी दिलचस्पी नहीं थी। अच्छा। वो चाहते थे कि मैं कुछ और करूं, कुछ डिफरेंट करूं, कुछ बड़ा करूं। वो ये बजट में मतलब उनको मज़ा नहीं आता था। तो उन्होंने फिर वो एक्शन फिल्मों की लाइन पकड़ी। और बिलीव इट और नॉट, ही मेड वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म्स ऑफ आवर इंडस्ट्री विच वाज खाकी। It was a multi-star cast. बिल्कुल। I can even go and say ahead that कि उस स्टार कास्ट की पिक्चर, उस बजट की पिक्चर बड़े बड़े प्रोड्यूसर और प्रोडक्शन हाउसेज ने नहीं बनाई। सो नॉट ओनली डिड रामसेज ने हॉरर लाया, बट रामसे ने खिलाड़ी सीरीज और खाकी जैसी फिल्म भी दी है। बिल्कुल। मल्टी स्टार कास्ट, इतनी बड़ी स्टार कास्ट मैंने आई नहीं। मुझे भी याद है कि खाकी की शूटिंग खंडाला में चल रही थी, गाने की। हाँ। ऐश्वर्या राय और अक्षय कुमार पे दिल डूबा और बहुत तेज बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि रील्स वगैरह भीग गई। तो उस वजह से गाने का कलर भी हम देखते हैं चेंज है ना जी। कहानी पे किस तरह से काम होता था हॉरर पे, डरावना? तो मैं आपको बताऊंगा कि संडे आफ्टरनून, जैसे फैमिली घर पे आते हैं सब, जैसे बाहर होता है सब लोग आते हैं घर पे, गेस्ट आते हैं जी। तो रामसे की भी फैमिली संडे को जमा होती थी। ओके। सातों भाई आते थे, फर्स्ट क्लास उनके लिए सिंधी करी चावल बनता था। लंच होने के बाद नीचे ऑफिस में राइटर आता था। अच्छा। और वो एवरी संडे की बात, एटलीस्ट 2-3 संडेज इन अ मंथ, और वो राइटर आके प्रॉपरली उनको नरेट करता था कि मैं नया सब्जेक्ट लाया हूँ, आप सुनिए। अगर उस राइटर ने 5 मिनट में सातों भाइयों का दिल जीत लिया, अटेंशन जीत लिया या दिल जीत लिया, तो वो पिक्चर फिर कंफर्म होती थी। उसके बाद फिर उसके ऊपर डिटेल काम शुरू होता था। तो जो हमारा राइटर उस समय थे JK आहूजा जी, वो उनका नरेशन का स्टाइल भी अलग होता था। तो रामसेस के जो यंगस्टर्स बच्चे वो भी आ जाते थे सुनने को। अच्छा। क्योंकि वो नरेशन के टाइम पे आवाजें भी निकालते थे। हाँ। तो इट वाज समथिंग डिफरेंट। एंड रामसेस के जो शूटिंग स्टाइल थी और काम करने का स्टाइल था, इट वाज अ वेरी फैमिली यूनिट। जी। आपको ये नहीं लगेगा कि आप कि कोई नॉर्मल यूनिट में काम कर रहे हो। ब्रदर्स, ग्रैंडफादर, इवन समटाइम्स द लेडीज ऑफ द हाउस वर देयर टू गाइड एंड टू हेल्प, और कुछ कभी ड्रेसेस में वगैरह ज़रूरत पड़े तो दे वर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग।
मैंने भी कई आर्टिस्ट से बात की है आपके जो हॉरर में, उन्होंने भी यही कहा कि यार वो जो पारिवारिक जो माहौल होता था रामसे ब्रदर्स के सेट पे जी, उस पे वो बहुत कम जगहों पे आमतौर पर मिलता है। आपको लगेगा नहीं कि आप मतलब शूटिंग कर रहे हैं। अगर नए आर्टिस्ट भी होते थे और कई आर्टिस्ट कैमरा के सामने नर्वस हो जाते थे, एंड रामसेस का था ही वो कि हम हमेशा ज़्यादातर नए आर्टिस्टों के साथ ही काम करते थे क्योंकि बड़े आर्टिस्टों की डेट नहीं मिलती थी। और हॉरर में ये भी था कि अगर आप बड़े आर्टिस्ट लो तो फिर वो हॉरर वहाँ पर जस्टिफाई नहीं होता। हाँ, इमेज उनकी करेक्ट अलग बनी हुई है। करेक्ट करेक्ट। तो वो उनको लगता नहीं था कि ये हॉरर इतने बड़े आर्टिस्ट को कोई भूत है जो इतने बड़े आर्टिस्ट को टॉर्चर कर सकता है। एक बहुत डरावने अनिरुद्ध अग्रवाल जो अक्सर भूत बनते थे, जरा उनके बारे में कुछ बताइए, अगर आपकी मुलाकात हुई तो अमिताभ। जी बिल्कुल, अनिरुद्ध अग्रवाल, उनका क्या चेहरा ही इतना डरावना था, आप मानेंगे नहीं। एक बार मैं तो छोटा था तभी, तो मैं ऐसे ही ऑफिस में बैठा हुआ था, वहीं खेलता रहता था, कभी ऑफिस में घूमता रहता था, तो वो एंटर हुए थे ऑफिस में, अनिरुद्ध अग्रवाल विदाउट मेकअप। अच्छा। तो मैं इतना घबरा गया, डर गया मैंने उनको देख करके। उनका चेहरा माने अभी भी माने होता है कभी, बहुत ही जबरदस्त, बड़ी बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी। यस, ही वाज लार्जर देन लाइफ। बिल्कुल लार्जर देन लाइफ। और मैं आपको बताऊंगा पुराना मंदिर की बात, पुराना मंदिर के रिलीज के पहले एक ट्रायल हुई थी। अच्छा। तो मेरे डैडी ने मुझे अंदर लेकर के गए थे और एक दिखा दिया था, लाइक एक सीन उनका, अच्छा, अनिरुद्ध अग्रवाल का। हाँ। तो आज भी मैं जब भी सोता हूँ, बड़ा हो गया हूँ लेकिन आज भी सोता हूँ, तो वो कभी कभी वो होता है कि अच्छा वो उनका रिफ्लेक्शन आ जाता है, कभी चेहरा आ जाता है, तो नींद नहीं आती रात को। इतना डर अभी भी है, वो बैठा हुआ गया। जो बचपन का डर था, हाँ। जो पैदा किया है, वो अभी तक वो डर है। अरे वाह, ऐसी पर्सनालिटी थी अनिरुद्ध पर्सनालिटी अग्रवाल। उनके। वो मिले थे कहाँ से, अगर आपको कुछ उनके इस पे याद हो? Actually, he was a very educated, he was a engineer। अनिरुद्ध अग्रवाल जी। एंड उनका क्या था, उनको थोड़ा सा डिफॉर्मिटी थी, एक होते हैं जिसमें हाथ थोड़े एक्स्ट्रा ग्रो हो जाते हैं, थोड़े फुल जाते हैं। उनकी हाइट थी वैसे 7 फुट की। तो जब वो उनको किसी ने बोला कि तुम यहाँ क्या अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो, तुम जाके रामसे से मिलो। अच्छा। तो रामसे वाले मतलब वो भूतों की पिक्चर बनाते हैं, शायद तुम्हारा काम वहाँ पर हो जाए। तो घूमते फिरते एक दिन वो ऑफिस में आ गए। अच्छा। तो जब ऑफिस में आ गए तो जब दरवाज़ा खुला तो 5-6 आदमी लोग तो पहले उनको ऐसा देख के मतलब वहीं पर रुक गए। हाँ। क्योंकि ऐसा जाइगेंटिक फिगर किसी ने देखा नहीं था। हाँ। मतलब अगर आप शूटिंग करते हो और आप किसी की हाइट बढ़ाते हो तो दूसरी बात है, बिल्कुल। बट दिस वाज अ वेरी पावरफुल लुकिंग कैरेक्टर। तो इमीडिएटली तुलसी जी ने बोला, और वो उसी समय देवर कास्टिंग फॉर पुराना मंदिर। ओके। सो देवर कास्टिंग मतलब पुराना मंदिर की काफ़ी शूटिंग भी काफ़ी हद तक हो चुकी थी, द रोमांटिक एंगल और ये एंगल। लेकिन उनको जो था, सामरी का जो मेन कैरेक्टर था, वो मिल नहीं रहा था, और वो रुके हुए थे कि उनको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना था कि ठीक है ये 2-3 आर्टिस्ट है इंडस्ट्री में, ये यूज़ कर सकते थे। लेकिन जब अनिरुद्ध आया तो इमीडिएटली देवर स्पेल बाउंड, और तुलसी जी, श्याम जी एकदम खुश हो गए और इमीडिएटली उसको साइनिंग कर दिया, वहीं पर ऑफिस से बाहर जाने भी नहीं दिया। अच्छा। और वहाँ से शुरू हुई अनिरुद्ध और सामरी की कहानी। कास्टिंग में अभी आपने जिक्र किया कि नए लोगों को लेते थे जी। तो होता ना, मतलब उस वजह से आपको लगता है कि बजट में भी थोड़ा सा ये हो जाता था, सहूलियत हो जाती थी? बजट एक रीज़न था, कास्टिंग मतलब नए आर्टिस्टों को लेना। दूसरा एक मेन रीज़न था कि जैसे मैंने बताया, हमारी शूटिंग एक स्ट्रेच में होती थी। अच्छा। 25-30 दिन में लगातार शूटिंग करके कंप्लीट करके, पैच वर्क भी हम नहीं छोड़ते थे। सब वहीं कर लेते थे, सब वहीं कर लेते थे, गाना भी कंप्लीट, वो भी कंप्लीट, रातों का जो हॉरर सीन है वो भी कंप्लीट वहाँ पर। तो बड़े स्टार कास्ट के साथ तो ये पॉसिबल था नहीं। उस टाइम गिन के 4-5 बड़े स्टार कास्ट थे, स्टार्स थे, जो आपको मुश्किल से महीने में 2 दिन, 3 दिन, 1 दिन, तो वो पॉसिबल नहीं था। सो द नेक्स्ट ऑल्टरनेट वॉज टू गेट ब्यूटिफुल फेसेस, एकदम खूबसूरत लड़की लड़का, थोड़ा सा टैलेंट हो, बाकी उनको थोड़ा सा पॉलिश, हाँ बिल्कुल सेट्स पे पॉलिश करना, थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करना। तो रामसेस का वही एक फंडा था कि द फेसेस शुड बी गुड, दे शुड लुक लाइक अ हीरो हीरोइन, ये नहीं लगे कि किसको उठा के फिल्म बनाई है आपने। तो जो भी हमारे फिल्मों में जो भी इंट्रोड्यूस हुआ, वो काफ़ी आगे चल के काफ़ी देर पर वेरी वेल नोन आर्टिस्ट दैट हैव कम फ्रॉम रामसेस। कहानी में कई चीज़ों के तड़के होते थे, आपको लगता है कि देखिए डरावनी तो हुई, वो ब्रांड है ही है, लेकिन साथ में उसमें एक एडल्ट
सीन्स के भी कुछ तड़के डाले जाते थे, उसके पीछे का मकसद अगर आप बताएं तो मुझे। एक्चुअली क्या था ना कि हॉरर एज अ जॉनर, उसमें वायलेंस तो होता ही था, भूत होता था, लार्जर देन लाइफ होता था, तो आप कुछ भी करो आपको ए सर्टिफिकेट तो मिलना ही था। हाँ, तो मतलब यू तो होना ही नहीं था। तो उसमें उस क्या मौके होता का था- फायदा उठा लेते जी, उसमें हाँ आप कह सकते हो उसका एक फायदा उठ जाता था कि एडल्ट तो है ही, हाँ। तो माइट एज वेल हैव सम सीन्स दैट वर ऑफ कोर्स नॉट चीप हाँ। बट सेंशुअल सीन्स। हाँ। बाद में वो जाके दूसरे मेकर्स ने कुछ ज़्यादा उसका एडवांटेज उठाया हाँ। और वो मतलब वो फ्लेवर ख़राब कर दिया। तो जैसे वीराना हमारी बनी थी, तो उसमें जो सेंट्रल कैरेक्टर था वो जास्मिन का था। मतलब वो रात में जाती है, जैसे शेर शिकार करता है तो वो अपना जाके शिकार ढूंढती है। अच्छा। तो वो डायन का कैरेक्टर था उसका, बट शी वॉज माइंड ब्लोइंगली ब्यूटिफुल। मतलब उसके जैसी खूबसूरती नहीं थी। अगेन मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि न्यू स्टार कास्ट बट ब्यूटिफुल लुकिंग। आज तक लोग मुझे पूछते हैं कि जास्मिन कहाँ है, वो वीराना वाली हीरोइन कहाँ है। अच्छा, जी तो है अभी टच में? जी नहीं, नहीं है, वो भी एक मिस्ट्री है। अच्छा। तो जैसे मैं बता रहा था आपको, तो वीराना में जो सीन्स थे, तो जिस तरह से वो लोगों को अट्रैक्ट करती थी, वो थी तो चुड़ैल, खूबसूरत चुड़ैल। तो जिस तरह से वो लोगों को अट्रैक्ट करती थी, तो उसमें वो सेंशुअलिटी वाले सीन्स वो ब्यूटिफुली ब्लेंड और मर्ज हो जाते थे। उसके बाद फिर हॉरर आता था। तो आप कह सकते हैं कि एडल्ट जो सर्टिफिकेट मिलता था उसका थोड़ा सा हमने और फायदा भी उठाया। अमित, आपने बॉक्स ऑफिस बहुत कवर किया है, जी। आप मानते हैं कि वो भी थोड़ा सा असर करता था बॉक्स ऑफिस पर, दर्शकों को खींचने के लिए, वो एडल्ट वाला हिस्सा? बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल करता था, लेकिन रामसेस की अगर आप फिल्में देखें ना तो उसमें क्या था कि हर चीज़ का मसाला था। सिर्फ हॉरर ये नहीं था कि खाली सेक्स भर दिया, हॉरर भर दिया, उसमें कॉमेडी भी था। जी हाँ। पिक्चर में हर चीज़ का मसाला है। एक सीन आप देखोगे हॉरर चल रहा है, हाँ। उसका नेक्स्ट सीन में कॉमेडी है। हाँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ सेक्स और हॉरर ही है, फिर एक्शन भी है और स्टोरी भी है, लव स्टोरी भी है। पिक्चर लव स्टोरी से भी शुरू हुई है, अगर आप पुराना मंदिर भी देखें। बिल्कुल। सो लव स्टोरी भी है, तो हर चीज़ का एक मसाला था। इट वॉज ओवरऑल मसाला फिल्म। अभी आज जो है वो सिर्फ कॉमेडी और हॉरर चल रहा है, हाँ हाँ। लेकिन वो मसाला फिल्म आज तक बनी नहीं है, जो हम बना चुके हैं इतने साल पहले। दीपक, मेकअप देखिए, आज तो आप एआई से अब आ गया है, इससे पहले भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारे मेकअप्स हो जाते हैं। एआई प्रोस्थेटिक्स के तो आजकल हाँ, स्कूल खुल गए हैं बॉम्बे में। हाँ, मतलब आप स्कूल से जाकर वो उनको लेकर आ सकते हो कि आप मुझे ये चाहिए या मुझे ये लुक चाहिए या मुझे ये पसंद नहीं आता, तो आपको 10 और वैरायटी मिल जाएगी। उस समय आई एम टॉकिंग अबाउट लेट 70s एंड 80s, गिन चुन के कपल ऑफ मेकअप आर्टिस्ट थे, बहुत कम, जिनको थोड़ा भी समझ था कि इसको ऐसे करेंगे तो ये हॉरर लगेगा। अच्छा। या इसको ऐसे करेंगे, क्योंकि वो टाइम पे तो सब स्टारकास्ट एकदम मतलब स्टार्स थे। थोड़ा भी कुछ कट भी आएगा तो फिर वो कट में भी उनको खूबसूरत लगना था। अच्छा। एंड रामसेस का तो बिल्कुल ही अलग था। हॉरर मतलब आपको देख के घबराहट होना चाहिए। तो देयर वर कपल ऑफ इंडियन मेकअप आर्टिस्ट, जैसे श्रीनिवास राव, श्रीनिवास पात्रो करके एक थे, बंगाली, बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट थे। बट ऑल्सो वी हैड टू गेट मेकअप फ्रॉम लंडन, फ्रॉम बिग मेकअप आर्टिस्ट लाइक क्रिस्टोफर टकर। तो वहाँ से हमने, जिसने एलिफेंट मैन का मेकअप किया था, तो ये कुमार जी और तुलसी जी ने उनको कांटेक्ट किया लंदन में कि देखो भैया, हमारे पास इतना बजट तो नहीं है, बट वी वांट टू डू, वी आर मास्टर क्राफ्ट्समैन इन आवर फील्ड, अच्छा। तो हमको आपका मेकअप चाहिए। तो क्रिस्टोफर वाज वेरी बिग दैट टाइम, ही सेड व्हाई नॉट, चलो मैं आपको कुछ बजट में करके देता हूँ। और उस समय उन्होंने दरवाज़ा का मेकअप भेजा। अच्छा। तो फिल्म दरवाज़ा का जो मेकअप था, इट वाज एन इम्पोर्टेड मेकअप फ्रॉम यूके, और उसकी पेमेंट्स भी मतलब पाउंड्स में हुई थी। तो बजट बहुत बढ़ गया होगा। जी बढ़ गया था, लेकिन जब दरवाज़ा रिलीज़ हुई तो इतना उसने अच्छा बिजनेस किया। और एक उस समय एक बहुत बड़ा पब्लिसिटी स्टंट आप कह लो, या डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा था कि कोई भी जो अब बंदा रात को दरवाज़ा थिएटर में अकेले देख लेगा, हाँ। वो 10,000 ले जाएगा, हाँ। या तो फिर उसके लिए एम्बुलेंस हमने बाहर रखी है। अच्छा। तो इतनी पॉपुलर हुई थी दरवाज़ा। तो किसी ने कोशिश की थी सिंह अकेले देखने की? नहीं, अकेले किसी ने नहीं देखी थी। किसी को, आई डोंट थिंक एटलीस्ट किसी को हिम्मत थी उस फिल्म देखने और की। फिल्म का मास भी जो था उनका, जो पूरा लायन टाइप था ना,
अगर आप देखो लायन जैसे लगते थे एकदम, हाँ टफ, लंबे चौड़े एकदम, बिल्कुल। डरावने। सो दरवाज़ा's मेकअप बिकेम एन इंस्पिरेशन फॉर फ्यूचर फिल्म्स। तो उसको फिर उसी स्टाइल में, क्योंकि पहले तो मेकअप तो खाली मास्क होता था। और मास्क में क्या होता था, आपको एक्सप्रेशन नहीं मिलते थे। एक मास्क आपने लगा दिया तो आपने मुंह खोला, कुछ खाली मास्क ही नजर आएगा। तो फिर वो टेक्निक आई जहाँ पर सेपरेट पैचेस वाला मेकअप शुरू हुआ, जहाँ पर अगर एक्सप्रेशन भी दिया है मॉन्स्टर ने तो वो एक्सप्रेशन भी रिकॉर्ड होगा। 7 भाइयों की जो जिम्मेदारियां थी जी, उनको आपके दादाजी ने बांटी थी, और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन किस तरह का होता है यार? 7 भाई, एक 50 का होगा तो एक 40 का होगा या 35 का होगा, वो रिस्पेक्ट एक दूसरे के बीच में, उसको आपने किस तरह से देखा आपके बचपन में? एक्चुअली रामसे ब्रदर्स में बहुत प्यार था। अनलाइक जो आप आजकल देखते हो कि छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हो जाता है, दैट वाज मतलब एक फैमिली जिसमें ऐसी यूनिटी आपने कभी नहीं देखी होगी। और जो आप कह रहे हैं कि किसको किसकी जिम्मेदारी मिली, ये मेरे ग्रैंडफादर ने वहाँ पर कश्मीर में जब वो गए थे तो उन्होंने देखा कि किसको क्या किस में ज़्यादा रुचि है, किस में, जैसे तुलसी श्याम को शॉट टेकिंग में, डायरेक्शन में, स्टोरी की आइडिया उसका नॉलेज ज़्यादा था। कुमार जी वॉज वेरी एजुकेटेड, तो उनको स्टोरी, स्क्रीन प्ले, हाउ द मूवी शुड मूव, उसका आइडिया था। गंगू जी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ फोटोग्राफी एंड ही हैड अ वेरी गुड सेंस ऑफ लाइटिंग, तो ही केम इन टू द डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी। किरण जी हैड अ वेरी अमेजिंग साउंड सेंस, तो उनको शौक था कि मैं नेचर का, बर्ड्स का रिकॉर्ड करूं, ये करूं, तो ही केम इन टू द साउंड डिजाइनिंग बिट। अर्जुन जी वॉज वेरी गुड इन फाइन ट्यूनिंग चीज़ें, तो ही केम इन टू द एडिट्स पार्ट ऑफ इट, कि इन्होंने शूट तो कर दिया है डब्बे भर के लेकिन इसको कैसे साथ में करना है, कैसे कटिंग करके, कैसे शार्प करके, कैसे फिल्म को, कि वो नहीं लगे कि ये मतलब क्यों स्लो चल रही है फिल्म। तो इस तरह से सातों भाइयों का जो आप बोलते हैं अमेलगमेशन, साथ में आना, तालमेल होना। और जो मैं कह रहा हूँ, उनको इतना प्यार था कि कभी वो नहीं आपने देखा होगा कि कोई ईगो में चल रहा है या कोई बात नहीं मान रहा है। इट वाज जस्ट वन सॉलिड फैमिली। और इतनी, माने मैं आपको बताऊंगा, शूटिंग भी चल रही है और कुछ भाई माने शूटिंग कर रहे हैं, तो कुछ माने डैडी जो थे वो एडिट पर भी बैठे हुए हैं। तो रात भर एडिटिंग हो रही है, तो एक तरफ शूटिंग भी हो रही है रात भर। अच्छा, तो बोले इतनी सारी फिल्में बन रही एक साथ, 2-2 फिल्में, एक कंप्लीट तो दूसरी शुरू, तो वैसा था। इतनी सारी फिल्में बनाई हैं जी, इमीडिएटली तैयारी होती थी फिल्म की? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैंने आपको कहा ना कि वो संडेज को, मतलब संडेज फैमिली गैदरिंग तो होती थी, लेकिन उस गैदरिंग के बाद राइटर्स भी आ जाते थे, तो दे वर ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट वन, कि चलो इसमें इतना कमाया, ठीक है, लेकिन अब इससे बेटर क्या करें, और उसमें कुछ रह गया, कुछ खामियां अगर रह गई तो उसको कैसे इम्प्रूव करें, या मेकअप अगर अच्छा नहीं था तो मेकअप बेटर करें, लाइटिंग में कुछ इम्प्रोवाइज करें, स्पेशल इफेक्ट्स में कुछ करें, क्योंकि उस समय कुछ VFX वगैरह तो कुछ थे ही नहीं। जो खेल था वो टेबल का खेल था। अगर आप देख रहे हो कि कुछ चीज़ें चल रही है या कुछ चीज़ें फ्लाई हो रही है, तो उस समय केबल वायरिंग भी नहीं थी, मतलब वो आपको नेगेटिव पे जाके रब करना पड़ता था वायर। तो दे वर मास्टर्स इन देयर क्राफ्ट। और मैं नहीं समझता हूँ कि उस समय ऐसी कोई फैमिली थी जो इतनी पेचीदगी से इतनी बेहतरीन फिल्में बनाती थी, एंड ऑफ कोर्स कीपिंग इन माइंड द लिमिटेड बजट्स एंड लॉट ऑफ लिमिटेशंस जो उस समय इंडस्ट्री में थी। कुछ फिल्मों के रीमेक की भी खबर है? रीमेक का बिल्कुल चल ही रहा है, तो उसके बारे में दीपक आपको ज़्यादा बेहतर बताएंगे। जैसे वीराना का है, कई सालों से चल रहा है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि रीमेक बने, क्योंकि लोग चाहते हैं, जो ऑडियंसेस है, हर कोई पूछता रहता है कहाँ पर भी जाओ कि आप लोग दोबारा क्यों नहीं बनाते, वीराना को क्यों नहीं बनाते हैं, पुराना मंदिर को क्यों नहीं रीमेक करते हैं, 2 गज ज़मीन के नीचे उसको क्यों नहीं करते, कई फिल्में जो है। तो रीमेक का चलता ही है, माने कि हर कोई पूछता रहता है, जो फैंस है वो चाहते हैं कि कब दोबारा से देखने मिले वही हॉरर। तो प्रोड्यूसर संपर्क करते हैं आपसे? जी बिल्कुल। और पुराना मंदिर और वीराना, ये 2 फिल्म ऐसी कल्ट क्लासिक हो गई। बिल्कुल। इन्होंने इतना बिजनेस किया अपने समय में, जिस तरह से वो बनी थी उसके कंपैरिजन में जो बिजनेस हुआ, इट वाज मतलब अनहर्ड ऑफ।
और हमारे मतलब फैमिली में भी था कि इनका रीमेक होना चाहिए, बट वो ऐसी फिल्में थी कि अगर उनको टच करो तो अगर उससे कुछ बेटर कर सको तो ही हाथ लगाना। तो ये चीज़ थी, इसीलिए वो फिल्में रीमेक नहीं हुई। बट नाउ वी हैव बीन अप्रोच्ड बाय मेनी बिग प्रोडक्शन हाउसेस and we have even confirmed the rights of पुराना मंदिर एंड वीराना टू सोहम शाह प्रोडक्शंस। अच्छा। एंड जो तुम्बड़ के मेकर है, जिनको पूरा नॉलेज है हॉरर को कैसे ट्रीट किया जाता है, हॉरर को कैसे फील किया जाता है, तो वी आर वेरी प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद देम। एंड ये दोनों फिल्में बनेंगी, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन अपने एक जो उनका एक बेस बन चुका है उससे ऊपर ही बनेगी। पुराना मंदिर की मेकिंग का कुछ याद है आपको, किस तरह से वो फिल्म बनी थी, अगर हमारे साथ शेयर करें तो पुराना मंदिर का, जैसे मैंने आपको बताया, अनिरुद्ध अग्रवाल की बहुत तलाश थी, जो सामरी का कैरेक्टर था। तो जब वो ऑफिस में आया था तो उसको इमीडिएटली साइन किया गया था एंड दे वर वेरी एक्साइटेड। और सामरी का जो मेकअप था वो उसको बहुत टाइम लगता था। अच्छा। तो आप समझो, अगर हमारी महाबलेश्वर में और मुरुद जंजीरा जहाँ पर जो मेन हवेली थी पुराना मंदिर की, वहाँ पर अगर 2 बजे की शूटिंग है तो मेकअप उनका सुबह को 7 बजे से शुरू हो जाता था। तो जाके 7-8 घंटे के बाद सामरी सेट पर आता था। तो एक तो वो था, और दूसरा हमारी हीरोइन थी पुराना मंदिर की आरती गुप्ता। तो उन्होंने ऑफ कोर्स अपने सब रोमांटिक सीन्स वगैरह वगैरह सब जो नॉर्मल सीन्स थे वो कर लिए थे। वो पहली बार जब ही सामरी के साथ उनका एक सीन होने वाला था, शावर का एक सीन है बहुत खूबसूरत पुराना मंदिर में, जहाँ पर वो आती है, शावर लेती है और उसे सामरी नजर आता है। तो वो आई सेट पे, उसने कभी देखा नहीं था अनिरुद्ध अग्रवाल का। तो वो आई बैठी और श्याम जी और तुलसी जी आए, बोला आप मिल चुकी हैं अनिरुद्ध से? तो बोला नहीं, बोला वो बैठे हैं उसका मेकअप रूम में, आप जाके मिल लीजिए एक बार ताकि आपको थोड़ा कंफर्ट लेवल हो जाए। तो आरती गई कैजुअली, सोचा होगा उसने मतलब जो भी है मैं देख लूँ एक बार। तो आरती जब दरवाज़ा खोल के अंदर गई तो लाइट बाइट एकदम डिम थी। तो जहाँ पर गई तो जब टर्न करके देखा तो वहाँ पर वो खड़ा था 8 फुट का 7.5 फुट का अनिरुद्ध अग्रवाल। तो आरती गुप्ता ने पहली बार लाइफ में रियल स्क्रीम किया होगा और वो ऑलमोस्ट फेंट हो गई जी, और सब लोग घबरा गए। एंड व्हेन शी वाज लाइक ये क्या है, इसके साथ कैसे काम करेंगे। अच्छा, कभी फिल्म आगे कैसे बनेगी वो डर हो गया था उस वक्त। बट लाइक वी सेड, इट वाज अ फैबुलस फिल्म, इट टुक इट्स टाइम टू मेक एंड बहुत बहुत बड़ी हिट हुई थी। दीपक, वीराना भी एक कल्ट फिल्म है जी। अगर उसकी मेकिंग की कुछ याद हो आपको तो वीराना जो फिल्म थी उसका जो सेंट्रल कैरेक्टर था वो एक डायन का कैरेक्टर था। एंड मतलब बहुत खूबसूरत चुड़ैल डायन आप कह लो। और उसके लिए स्पेशल हमने कास्टिंग की थी, तुलसी जी और श्याम जी ने जास्मिन की। अच्छा। तो जास्मिन का जो नेचर था, कैरेक्टर था, बहुत एकदम स्वीट था। और उसके ऊपर हम हॉरर मेकअप नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि मैं ये 7-8 घंटे का मेकअप नहीं करवाऊंगी। ठीक है। तो उसके लिए फिर एक और अलग से मेकअप, मतलब एक आर्टिस्ट था जिसके ऊपर प्रॉपर डायन का मेकअप होता था। तो कुछ ऐसे सीन्स थे जहाँ पर वो दोनों है और ये ऑडियंस को समझ में नहीं आता था कि हमने दोनों को कैसे शूट किया है। जैसे क्लाइमेक्स में डायन भी है और जास्मिन भी है। तो ये एक यू कैन कॉल इट इन हाउस स्पेशल इफेक्ट जो हमने शूट पे ही किया था। वाह। और वीराना का मैं कहूँगा हेमंत बिरजे वॉज बिग नेम आफ्टर टार्जन। तो उसको कास्ट किया था एज अ हीरो विद साहिला चड्डा। एंड या इट वाज लाइक आई सेड वेरी इंटरेस्टिंग द वे द फिल्म वाज मेड। कुनिका सदानंद ने भी काम किया है ना? जी जी, उन्होंने बंद दरवाज़ा फिल्म में काम किया। बंद दरवाज़ा फिल्म वाज मेड ऑन द लाइंस ऑफ इंडियन ड्रैक्युला। उसमें भी अनिरुद्ध अग्रवाल ही थे, लेकिन उनका गेटअप और लुक पूरा चेंज था। अब आपकी जनरेशन पे तो बड़ी जिम्मेदारी है उस ब्रांड को आगे बढ़ाने की, अमित जी। नहीं, बिल्कुल, अभी कर ही रहे विद दीपक। कई चीज़ें है, करना ही है। तो इतनी सारी फिल्में बनी है, जैसे कि दीपक ने बंद दरवाज़ा का ही बताया आपको कि वो ड्रैकुला भी, वो भी फर्स्ट फिल्म थी, लाइक यू नो, जो बनी नहीं है और किसी ने बनाई नहीं थी। तो रामसेस ने ही पहले बनाया था। तो हमने लास्ट ईयर एक फिल्म रिलीज़ की, वो कौन थी,
हमने एक और शॉर्ट फिल्म बनाई द फ्रिज, और कई OTTों के साथ बात चालू है हमारी फॉर मिनी सीरीज लाइक जैसे जी हॉरर शो था। तो OTT के लिए हम अच्छे स्केल पर बनाना चाहते हैं। और पुराना मंदिर और वीराना का रीमेक तो हो ही रहा है जैसे मैंने आपको बताया, एंड दैट विल बी अ ग्रैंड मतलब विद A-lister आर्टिस्ट, एंड इट विल बी मेड ऑन अ वेरी बिग बजट, एंड वी आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट फिल्म। दीपक, आपने तो आगे बढ़ाया भी है। जब टीवी आ रहा था जी जी, तो आप जी पे शो लेकर आए थे, जी हॉरर शो, हर घर से आवाज आती थी उन दिनों। जी। थोड़ा सा वो कैसे शुरू हुआ वो? तो जी हॉरर शो जब जी नया नया खुला था, जी टीवी, तो तुलसी जी गए थे वहां पर कुछ राइट्स बेचने, बंद दरवाजा के सैटेलाइट राइट्स बेचने। ओके। तो उनकी मुलाकात हुई सुभाष जी से। तो वो राइट्स की डील तो बात होते रही। तो सुभाष जी ने बोला कि व्हाई डोंट यू मेक अ सीरियल फॉर अस। तो उस समय तो खाली दूरदर्शन था। तो हमको पता था कि दूरदर्शन कभी ना एडल्ट लेगा, ना कॉमेडी लेगा, ना हॉरर लेगा। तो इट वाज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमारा कंटेंट बिल्कुल दूरदर्शन के ऑपोजिट था। तो सुभाष जी ने बोला कि व्हाई डोंट यू मेक अ लाइक अ सुपर नेचुरल, जैसे आपका स्टाइल है वैसे आप 20-20 मिनट के या 25-25 मिनट के स्टोरीज आप बनाइए। ओके। तो वहाँ से एक नया रास्ता शुरू हुआ रामसेस का, जो हम हमेशा सेलुलॉइड पे 35 mm पे और 16 mm पे और बड़ी बड़ी स्केल्स पे फिल्म बनाते थे। उस वहाँ से एक टर्न हुआ जो रामसेस आके टीवी पे हमारा पहला शो शुरू हुआ, जी हॉरर शो। ओके। और हमने जो हॉरर लोगों को थिएटर में डराना से शुरू किया था, अब वो हॉरर हमने घर पे लाया था। फ्राइडे 9:30 को हर हफ्ते वो शो आता था, और जैसे ही उसकी थीम म्यूजिक स्टार्ट होती थी, मतलब आप समझिए हर घर में वो थीम की आवाज़ आती थी और सब टीवी ऑन करके बैठ जाते थे कि जी हॉरर शो शुरू हुआ है, भैया देखना है। चाहे वो बच्चे हो या बुजुर्ग, बच्चे छुप के देखते थे और बुजुर्ग एंजॉय करके देखते थे। इतनी पॉपुलैरिटी थी, मैं आपको बताऊं जी हॉरर शो की। मैं तभी स्कूल में था। अच्छा। और हर कोई पूछता था अभी नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, नेक्स्ट एपिसोड कौन सा आने वाला है। अच्छा। नेबरहुड में जहाँ जाओ माने लोग पूछते थे, नेबरहुड में लोग पूछते थे क्या होगा अभी नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है, कौन सा नया होगा। बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी जी हॉरर शो की। इसमें कोई हमारा 26 एपिसोड का एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्ट्रैक्ट था जी के साथ। अच्छा। लेकिन वो शो इतना बड़ा हिट हुआ कि वो हमने 7.5 साल चलाया। 350-370 एपिसोड के ऊपर हमने वो शो के मतलब सीरीज ले गए थे। और एंड तक वो शो की TRP जो टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स बोलती है, वो एकदम टॉप पे थी। वाह। अभी भी लोग बोलते हैं कि जी हॉरर शो का वापसी कब होगी, कि जी हॉरर शो वापस आना चाहिए। कितने लोग माने पूछते हैं, इवन बॉलीवुड एक्टर्स माने कितने लोगों को जी हॉरर शो बहुत पसंद आया, जिन्होंने फिल्में भी देखी है, लेकिन उनको जी हॉरर शो भी बहुत अच्छा लगा था। ये सब तो फिल्मों की और इसकी बात हो गई, लेकिन रामसे ब्रदर्स पे सीरीज भी हमने सुना कि बन रही है, या जी बिल्कुल, उसमें अजय देवगन भी जुड़े हैं जी। क्या स्टेटस है उसका? तो अजय देवगन फिल्म्स एंड प्रीति सिन्हा प्रोडक्शंस, उन्होंने राइट्स लिए हैं रामसे की जो कहानी है, उनकी बायोपिक जो दादा ने जो शुरू की कहानी, और जो 7 भाई कैसे इंडस्ट्री में आए, कैसे सीखे और कैसे उन्होंने अपनी सक्सेस और अपनी जगह और हासिल की, उसकी कहानी है रामसे बायोपिक, जो अब लिखी जा रही है। अच्छा। और मुझे लगता है इस साल उसकी शूटिंग और कास्टिंग वगैरह शुरू हो जाएगी। तो दीपक, जो वो दिन था जी हॉरर के, वो दिन थे, वो वाले ज़्यादा बेहतर आपको लगते थे कि या आज भी हॉरर फिल्में बन रही हैं, जैसे स्त्री की जैसी फिल्में बन रही हैं, कौन सा दिन आपको बेहतर लग रहा है? जी मुझे तो ऑफ कोर्स वो दिन ज़्यादा बेटर लगते हैं, बिकॉज इट वाज अ फैमिली एटमॉस्फेयर। आपको ये नहीं लगता था कि आप किसी सेट पे जा रहे हो, आपको लगता था कि आप किसी फैमिली फंक्शन में जा रहे हो, जहाँ पर सारे अंकल्स हैं, ग्रैंडफादर अपनी जगह पे बैठा है, डैड बैठे हैं, काम हो रहा है, पैसे बन रहे हैं। एंड इट वाज Ramses was a school. Many directors, many cameramen, many makeup artists, many assistants have learned what they have learned today. और मैं मतलब बड़े बड़े नाम रामसे फैमिली से सीख के लोग निकले हैं। So it was not just a family that made horror films. It was an institution. जैसे आज FTI है और Whistling Woods है, तो रामसे एक सातों भाई ने कभी कुछ सॉरी टू कट यू, सातों भाई ने कभी कोई इंस्टीट्यूट या कहाँ पर गए नहीं, कुछ सीखा। सबने खुद से ही सीखा है। कोई कैमरामैन बने, कोई डायरेक्टर बने,
कोई प्रोड्यूसर बने, वो खुद अपने सबका आप में अलग अलग इंस्टीट्यूट बन डिपार्टमेंट गए। था। वो खुद कोई इंस्टीट्यूट में नहीं गए, जो उन्होंने सीखा है खुद से ही सीखा है वो। कि अभी तो माने हर कोई सीख रहा है, कोई असिस्टेंट डायरेक्टर बनता है, कई सालों तक लगा रहता है, 4 साल 5 साल, उसके बाद में वो सोचता है कि मैं फिल्म बनाऊं, कि वो तैयार हुआ है नहीं हुआ है बराबर से प्रोड्यूसर देखेगा, बाद में उसे एक मौका दिया जाएगा आज जो होता है। लेकिन पहले ऐसा माने उनका तो माने कोई इंस्टीट्यूट ही नहीं था, जो किया खुद ही से ही उन्होंने शुरू किया। रामसेज वॉज एन इंस्टीट्यूशन इन इटसेल्फ, बिल्कुल। जिन्होंने लोगों को आगे चल के सिखाया कि ऐसी बनती हैं फिल्में, ऐसे होता है, ऐसे होती हैं चीज़ें, ऐसी होती है लाइटिंग। अमित, आप ज़्यादा युवा हैं दीपक के मुकाबले, जी। उनसे छोटे हैं, तो आपको वो वाला दौर ज़्यादा पसंद है हॉरर का या आज वाला? नहीं, सेम जैसे दीपक ने कहा, मैं भी अग्री करता हूँ कि मुझे भी वही वाला जो पहला का जो दौर था, जो फिल्में बनी वो ज़्यादा पसंद है। अच्छा। अभी से कंपैरिजन में अगर करें तो कि मुझे लगता है कि अभी भी माने वो डर नहीं पैदा हो पा रहा है, हाँ। वो खौफ नहीं नज़र आ रहा है जो पहले था हॉरर का जो डर था। हॉरर का खास करके। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों नहीं पैदा हो पा रहा? मतलब जो जिस खौफ की, हालांकि देखिए अभी अमित ने कहा कि कुछ एक चीज़ देख के वो आज तक उनकी तस्वीर इनकी आंखों में अभी भी है। खौफ पैदा करता है, आज वो क्यों नहीं है? देखिए हम देखते हैं जैसे जी। स्त्री ने बहुत बड़ा कारोबार किया, जी। उसका सीक्वल बनी, उसने भी बहुत बड़ा कारोबार जी। किया। ऐसी कई फिल्में हैं जो हॉरर कॉमेडी के नाम पे आ रही हैं, कारोबार भी अच्छा कर रही हैं, एंटरटेन कर रही हैं, पर वो खौफ पैदा नहीं हो रहा है। आपको दीपक क्या लगता है? मैं कहूँगा स्त्री वॉज अ फैब्यूलस फिल्म, बट इट वॉज अ डिफरेंट जॉनर। स्त्री इज अ हॉरर कॉमेडी, इट इज़ एन एंटरटेनर, लाइक जैसे डेविड धवन अपनी फिल्में बनाते थे, लेकिन उसमें हॉरर का तड़का है। So I would not call Stree a horror film. It's a good film, no doubt, well-made film, body production, everything is on a large scale. But it is not a pure horror film. तो जो हमारी फिल्में होती थी वो they were made on a basis के ये सिर्फ इनका एक ही मकसद है कि ये जब ऑडियंस जाके थिएटर में बैठे अपना पैसा खर्चा करके और घर के सब टेंशन और काम के सब टेंशन भूल के, तो बस एक ही मकसद है कि ऑडियंस को डराओ, उनको इतना घबरा दो कि बाकी वो सब भूल जाए। अच्छा। एंड ये रामसेस बेहद परफेक्टली करते थे। हाँ। सो दैट इज द होल इंटेंशन कि इनको अब हमको डराना है और फिर उनको लगेगा कि हमारा पैसा वसूल हुआ। बीच में कुछ विक्रम भट्ट वगैरह भी कुछ हॉरर फिल्में बनाई, अगर जी। आपने उनको देखी हो। आई वुड से विक्रम जी वाज नो डाउट वेरी गुड डायरेक्टर। हाँ। राज एंड 1920 वेरी गुड फिल्म्स, वेरी वेल मेड फिल्म्स, गुड बजट्स ऑफ कोर्स, और उनको फिर ये मौका भी मिला कि आज का VFX और आज की टेक्नोलॉजी यूज़ करने का। बट कहीं ना कहीं मैं ये भी कहूँगा कि विक्रम भट्ट की फिल्में हमारी फिल्मों से काफ़ी हद तक इंस्पायर्ड है। अच्छा। इवन जो वो अपना एक बैकग्राउंड दिखाते हैं कि पहले ऐसा हुआ था, फिर एक कहानी का जो एक फॉरवर्ड आती है कहानी, तो इट्स I would say slightly or potentially inspired by Ramsey films. विक्रम भट्ट वगैरह ने जो बनाई हॉरर फिल्में, जी। उनमें म्यूजिक भी उन्होंने बहुत ध्यान दिया। जो रामसे ब्रदर्स थे उनका म्यूजिक पे किस तरह से कंसंट्रेशन होता था हॉरर फिल्म में? I think रामसे ब्रदर्स की फिल्मों की म्यूजिक बहुत अच्छी थी। There are hits like बड़ी हिट्स लाइक पुराना मंदिर के वो बीते दिन याद है, एंड देर आर मैनी अदर सॉन्ग्स जो आज भी पॉपुलर है, आज भी लोग मतलब सुनते हैं और आज भी उसकी रॉयल्टी हमें मिलती है। अच्छा। जी। एंड रामसेज हैड अ वेरी नाइस, बिल्कुल, यू नो, अ नाइस ईयर फॉर गुड म्यूजिक। और आप मानोगे नहीं, जो मेन जो ट्यून है जो वो जो मेन ट्यून है, वो दिल तो पागल है के जो म्यूजिक डायरेक्टर है उत्तम सिंह, उन्होंने बनाई है। अच्छा जी। वो पुराना मंदिर का एक्चुअली थीम म्यूजिक है, वो दिल तो पागल है के म्यूजिक डायरेक्टर है उत्तम सिंह ने उन्होंने बनाई है ट्यून। जब आप मार्केट में होता ना, बाजार में है फिल्म मेकिंग के कारोबार में, रामसे सरनेम जब आता है आपका, मैं हूँ दीपक रामसे या मैं हूँ अमित रामसे जी, तो किस तरह से लोगों का रिएक्शन आता है? रामसेज एक्चुअली एक, मैं कहूँगा एक ब्रांड है। वो तो है ही जी, इसीलिए मैं ये सवाल भी पूछ रहा हूँ। नहीं तो जब आप वो इंट्रोडक्शन आप जब दे देते हो कि मैं रामसे हूँ, तो फिर वो आपको ज़्यादा कुछ बोलना नहीं पड़ता है। सो दे ऑलरेडी नो कि ये मतलब ही इज़ कमिंग फ्रॉम व्हाट बैकग्राउंड, व्हाट फैमिली, एंड वी हैव अ वेरी गुड विल इन द इंडस्ट्री। मतलब
काम करने के बाद, इतनी फिल्में बनाने के बाद, तो एक जो भी आप आर्टिस्टों को या जिनके साथ हमने काम किया है, अगर आप पूछोगे कि हाउ वाज द एक्सपीरियंस, आई एम श्योर दे विल ऑल से दैट इट वाज समथिंग दैट वी कैन नॉट फॉरगेट इजीली। अमित, जब मैंने पहली बार आपको फील्ड पे देखा था जी, तो मुझे किसी ने बताया अमित रामसे, तो मैंने किसी से पूछा ये वो वाले रामसे हैं, तो बोला हाँ वो वाले हैं। जी। तो थोड़ा सा होता है ना, नजरिया चेंज होता है। आप जी, जब पहली बार हम मिले थे। हाँ जी। तो आपको किस तरह का, जब रामसे सरनेम सुनते हैं तो दोस्तों में या शुरू में किसी से मिले, किस तरह का? वो आप पूछिए ही मत। अच्छा उस सरनेम से मैं बचपन से परेशान हूँ। अच्छा और ऐसा था कि स्कूल के ज़माने में से, स्कूल के टाइम से लोग चिढ़ाते थे, परेशान करते थे, जितने भी बच्चे सारे क्लास में। हाँ और वो राम से वो गाना भी गाते थे, वो सब ट्यून बजाते थे, तो सुन सुन के दिन भर माने स्कूल का टॉर्चर लेकर के फिर मैं घर पर आता था, अच्छा सोता था। व्हेन आई वाज अ किड, हाँ छोटा था मैं जब भी। हाँ फिर उसके बाद मैं ट्यूशन जाता था। अच्छा फिर ट्यूशन ख़त्म होते हुए फिर ट्यूशन के बच्चे वो अलग से टॉर्चर करते थे, वही ट्यून, वो सारी चीज़ें, सारी बातें, और वो लोग एंजॉय भी करते थे, चिढ़ाते भी थे। फिर वो चलता रहा, वो बचपन से लेकर के आज तक मैंने वो। अच्छा अभी भी किसी को मिलो तो फिर कभी डॉक्टर के पास भी जाता हूँ, हाँ कभी डेंटिस्ट के पास गया तो सर ने बताता ही नहीं हूँ मैं, राम सिंघानी बोल देता हूँ। अच्छा वो डॉक्टर भी शुरू हो जाते हैं, अच्छा अरे मैं आपका फ़ैन हूँ, मैंने ये फिल्म देखी है, मैंने वो फिल्म देखी है। तो वो चलता रहता है, आपका ट्यून बहुत अच्छा था, अभी अगली फिल्म कौन सी आने वाली है, या किसी को भी आप मिलो नॉर्मल लेकिन लाइफ में। वो अमित की बचपन की कहानी थी। अच्छा लेकिन आज जब भी अमित किसी का इंटरव्यू लेता है या किसी आर्टिस्ट से मिलता है, जब वो बोलता है मैं अमित रामसे हूँ, हाँ तो पहले वो आर्टिस्ट रुकता है 2 मिनट और पूछता है उसको कि वही रामसे फैमिली, आर यू फ्रॉम दैट फैमिली? तो एक अंडरलाइन रिस्पेक्ट तो हाँ है। रिस्पेक्ट हो। तो जैसे मैंने जी, कहा आपको बिल्कुल। जी, जी। पहले अपनी फीलिंग आपको इसीलिए सवाल से पहले बिल्कुल, बताई कि बिल्कुल। जब मुझे पता अच्छा वो वाले, हाँ वो वाले, तो अंडरलाइन रिस्पेक्ट आता है। मैं खाली automatically इतना ही कहूंगा कि अगर मर्सिडीज का ब्रांड है जो बेहतरीन गाड़ियां बनाती है, तो रामसे का ब्रांड है जो बेस्ट फिल्में बनाते हैं और हॉरर फिल्में बनाते हैं। 7 भाइयों के, अब आपकी तीसरी पीढ़ी है, दादाजी, फिर आपके पिताजी, फिर जी। अब आपकी तीसरी पीढ़ी है। जी। ये जो कजन्स हैं वो सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के, या फिर अब अलग अलग मंजिलें तलाशने की कोशिश नहीं, है? अनफॉर्चुनेटली सारे कजन्स अलग हैं। अच्छा। और जो जैसे मैंने आपको बताया कि जो यूनिटी 7 भाइयों में थी, हाँ। वो मतलब इन टर्म्स ऑफ वर्क कजन्स में नहीं है। अच्छा। सब अपनी अपनी राहें तलाश कर रहे हैं। हाँ। कोई एक्सपोर्ट में है, तो कोई टाइल्स के बिजनेस में है, अच्छा। कोई फॉरेन में सेटल हो गया है, कोई डिजाइनर बन गया है। ओके अब्रॉड भी काफ़ी काफी लोग शिफ्ट हो गए। तो आप ही लोग हो जो 2-4 गिन चुन के हम ही 3-4 जो उस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। जी बिल्कुल, जो हम झंडा लेकर आगे चल रहे हैं कि वी आर हियर एंड वील बी हियर फॉर सम टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना वक्त दिया। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।